सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका का सबसे अंतिम टॉपिक है। इसके पहले के लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सर। इसके पहले के लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था केंद्रक के बारे में। केंद्रक से मेरे दो सवाल हैं और दो सवालों का जवाब आपको देना है। पहला, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, और दूसरा आप मुझे ये बताइए कि केंद्रक के अंदर जो क्षणनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जवाब सर नीचे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, अगर जवाब नहीं दिए तो मैं तो सच में मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं तो बुरा मान जाऊंगा पक्का। जैसे जवाब जल्दी से दो। ठीक है, मैं आपको वहां पे केंद्रक पढ़ा रहा था। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर ही देखो, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं। ये सेल है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। फिर यहाँ पर ये कुछ पदार्थ भरा था, अभी बताऊंगा नहीं ये क्या है। यही पदार्थ आगे जा करके गुणसूत्र बना रहा था। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम बना रहा था यही पदार्थ। ठीक है, तो हम लोगों ने केंद्रक के बारे में देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र के बारे में, है ना। गुणसूत्र जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये जैसे कोशिका के बारे में आपको पता चल गया कि ये एक सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है। केंद्रक के अंदर इस भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका के ऊपर ये बताइए कि क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, केंद्रिका के ऊपर झिल्ली पाई जाती है कि नहीं, बताइए। केंद्रिका के ऊपर सर झिल्ली पाई जाती है या नहीं। झिल्ली बोले तो मतलब एक एकक कला जो मेम्ब्रेन होती है, केंद्रिका के ऊपर पाई जाती है कि नहीं। आप बोलेंगे नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है सर। गुणसूत्र हम लोग पढ़ेंगे तो बात आती है सन 1888 की। कब? सन 1888 की। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान। ठीक है, बहुत ही महान, आल्डेयर वर्ल्डेयर टाइप में, है ना। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सर वाल्डेयर। ठीक है, बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज सन 1888 में कर दी थी। ठीक है, उन्होंने खोज करके बता दिया भैया कि ये कोशिका के अंदर जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन है, वही जब कोशिका का विभाजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तभी ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका के विभाजन की, जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के कई विभाजन होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम कब दिखने लगते हैं? ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कब दिखने लगते हैं? सेल डिवीजन में एक होती है मेटाफेज। ठीक है, सेल डिवीजन में एक ये प्रावस्था होती है मेटाफेज की। ठीक है, जब मेटाफेज आता है तब गुण केंद्रक में जो क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं सर, वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में बदल जाते हैं। बताइए मेरे जवाब से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, बताइए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं कि नहीं, बताइए, जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए। जितना डिफरेंस, जितना डिटेल पढ़ना चाहते हो उतना डिटेल बता देना। जितना तुम कह दोगे उतना डिटेल मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोशिका वाला चैप्टर है, देखते हैं इसमें जंतु ऊतक। अरे इसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये देखो, है ना, ये है रमेश गुप्ता, डॉक्टर रमेश गुप्ता, रेफरेंस बुक है आपकी। ठीक है, चलिए, तो हमें पता चल गया कि कोशिका की एक क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है और वो अवस्था मेटाफेज अवस्था आती है, तब क्या होता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और ये क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है,
हम लोग देख रहे थे कि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम कितना पाया जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं सर, वो ह्यूमन के अंदर कितना पाए जाते हैं। तो सर क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। इनको 2n से इंडिकेट किया जाता है। ह्यूमंस के अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन अगर n बराबर देखा जाए तो 23, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने जोड़ी सर? 23 जोड़ी। अब अगर 2n देखा जाए तो कितना होगा? 46। ठीक है, इसी तरह अगर गन्ना का देखा जाए, गन्ना का यदि 2n देखा जाए, टोटल 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में। ठीक है, लेकिन अगर एक का देखा जाए, n बराबर देखा जाए तो 40 गुणसूत्र, 40। हमारे में कैसा होता है? हमारे में 23 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो 23 गुणसूत्र का खेल समझा देता हूं। ये हो यहाँ पे सर, इसके अंदर बनता है शुक्राणु, सीधे समझो ये नर युग्मक है, ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। इसके अंदर बनता है अंडाणु। अगर इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम देखा जाए कितना है, तो ये शुक्राणु भी अगुणित होता है, आधा होता है, मतलब n होता है, और अंडाणु भी अगुणित होता है, n होता है। ठीक है, जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों अगुणित होंगे, इनकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? तो इसकी भी 23 होती है, इसकी भी 23 होती है। जब इसमें निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप एक युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है। तब वो जाइगोट जो बनेगा, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम माता से मिले, 23 क्रोमोसोम उसके पिता से मिले, टोटल 46 गुणसूत्र उसके पास हो गए। ठीक है, इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है वो आधा अपने माता की तरह दिखता है और आधा अपने पिता की तरह दिखता है। ठीक है, सेम नहीं दिखने लगता कि सेम वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखने लगे, नहीं, क्योंकि उसके आधे जो करेक्टर्स हैं, उसके आधे लक्षण हैं, वो किससे मिले हैं? वो पिता से मिले हैं। देखिए, अगर मेल का गुणसूत्र मैं समझाऊं क्या होता है, क्रोमोसोम, तो मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, ठीक है, और फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है सर? वो होता है एक्स और एक्स। ठीक है, मेल अपने अंदर 2 क्रोमोसोम बनाता है, एक एक्स भी बना लेता है, एक वाई भी बना लेता है। ठीक है, जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम वाला गुणसूत्र टकराएगा अंडाणु से, वही बच्चा पैदा होगा। अगर यक्स गुणसूत्र इससे टकराएगा तो यक्स यक्स मिलकर लड़की बना देगी, और अगर वाई गुणसूत्र इससे जाकर टकराएगा तो एक्स वाई मिलकर क्या बना देगा सर? लड़का बना देगा। ठीक है, तो इसलिए लड़की या लड़का पैदा होने में किसका हाथ होता है, किसका दोष होता है? ठीक है, किसका पूरा मतलब पूरा हाथ होता है, 100% हाथ होता है? तो सर वो होता है मेल का, नर का। ठीक है, अब पुराने जमाने में ये प्रथा चलती थी कि अगर किसी महिला है और उस महिला लगातार वो लड़की पैदा किए जा रही, लड़की पैदा किए जा रही, तो जो भाई साहब होते थे ना, चचवा, वो चचवा की दूसर शादी करवा दी जाती थी, है ना, वो चचवा दूसर शादी कर लाता था, अनपढ़, फिर उससे उससे बच्चा, लड़की पैदा हो रही, फिर दूसर ले आया, पता नहीं कितनी शादी कर डालते थे ऐसे में, है ना। उस लड़की को, महिलाओं को बोला जाता था कि तुम्हारे में कुछ खराबी है ना, तुम्हारे में कोई दोष है, जो तुम लड़की पैदा कर रहे हो, तुम लड़का क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? अरे भाई, उनको बताओ कि लड़का लड़की पैदा करना ही तोरे बेटौना में हाथ है, तोरे चचवा में हाथ है। ठीक है, और किसी में नहीं, वो लड़की में नहीं हाथ है, ये तो चचवा जौन क्रोमोसोम भेजी वही लड़का पैदा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, सिंपल है। अब देखो, क्रोमोसोम का यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, क्रोमोसोम के सर बीच के भाग को बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है सर, क्रोमोसोम के जो बीच का भाग होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये है हमारा, जैसे मान लेते क्रोमैटिड है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर है, एक होता है काइनेटोकोर, है ना, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर मतलब सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे?
ये एक प्रकार से भाग होता है, ठीक है। ये भाग ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ये छोटा है ना, तो इसको हम लोग स्मॉल आर्म बोलेंगे, है ना, छोटी भुजा बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बड़ी भुजा बोलते हैं, ठीक है। बस अभी इतना समझो, आगे आगे चल रहे हैं। ये है क्या है सर? देखो इसको बना लो। ये है क्रोमैटिन। आगे जाकर के यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदलेगा। किसमें? क्रोमोसोम में। और यही सेंट्रोमियर होगा। ये वाली छोटी भुजा होगी और नीचे वाली बड़ी भुजा होगी, ठीक है। छोटी भुजा स्मॉल आर्म, बड़ी भुजा बिग आर्म, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो गुणसूत्र है, इसको सेंट्रोमियर के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। इसको सेंट्रोमियर के आधार पर बांटा गया है। तो 4 प्रकार के गुणसूत्र हमको देखने को मिले हैं। कब? जब सेंट्रोमियर से गुणसूत्र को बांटा गया। तो इसको मैं मिटा दूं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, ठीक है। चलिए इसे मिटा करके हम आगे देखते हैं। आज ये लेक्चर खत्म हो, मतलब आज इस लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। आप समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, जश्न मनाने की तैयारी कर दो। एक एक चीज़ें क्लियर करते चलेंगे और ये सारी चीज़ें याद करने वाली बात है, ठीक है। ये नीट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए क्या है? सेंट्रोमियर के आधार पर सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। तो सर सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक। पहला दूसरा के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। पहला होता है सर मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सर सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? आपके एक बुक में ये डायग्राम दे रखा है बिल्कुल क्लियरली। मेटासेंट्रिक के अंदर देखा जाता है कि भैया ये है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के बाद ये हुई 2 भुजाएं, ये देखो। मेटासेंट्रिक में क्या देखा जाता है कि जो ऊपर की जो भुजाएं हैं, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, इन भुजाओं को लिख रखा है छोटी भुजा और बड़ी भुजा, है ना। ये है शॉर्ट आर्म और ये है लार्ज की बिग। शॉर्ट आर्म लॉन्ग, है ना, लॉन्ग आर्म, ठीक है। ये लॉन्ग आर्म है। इसको क्या बोला? इसको बोला सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम बीच में रहेगा और जो हमारी छोटी भुजा है यानी कि शॉर्ट आर्म है और लॉन्ग आर्म है, उनकी जो लंबाई होती है वो लगभग में सेम होती है। उसको बोलते हैं हम क्या? कि ये मेटासेंट्रिक अवस्था में है, ठीक है। मेटासेंट्रिक फेज में है। इसको बोलते हैं मध्य केंद्री, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे मध्य केंद्री। और सर सब मेटासेंट्रिक को बोलेंगे उपमध्य केंद्री। अब सब मेटासेंट्रिक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि सर इसका सेंट्रोमियर तो होता है, लेकिन इसकी जो छोटी भुजा होती है ऊपर वाली, वो थोड़ा छोटी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है सर? छोटी हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बताइए मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक समझ में आया कि नहीं? ये देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बताइए। इसी के अंदर तो सर डीएनए रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है
एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, है ना, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक्रो मतलब बिल्कुल छोटा सा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सर जो शॉर्ट आर्म होती है, ये वाली छोटी आर्म, शॉर्ट आर्म है ये वाली, और ये क्या है? लॉन्ग आर्म है। ये क्या है? सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो जो एक्रोसोम में होता है, छोटी आर्म बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है सर कि छोटी जो आर्म होती है वो बिल्कुल ही छोटी हो जाती है। जब ऐसी संरचना गुणसूत्र में देखने को मिले, ऐसी संरचना वाला गुणसूत्र मिल जाए, तो उसका नाम तुरंत दे देना कि सर इसी को हम अग्र बिंदु के नाम से जानते हैं, है ना, कि सर यही अग्र बिंदु होता है। क्या होता है सर? यही अग्र बिंदु होता है, यानी कि जो ऊपर शॉर्ट आर्म है वो बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, और लॉन्ग आर्म बड़ा होता है। तब ऐसी अवस्था अगर दिखे तो हम उसको बोल देंगे एक्रोसेंट्रिक फेज होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब एक फेज आती है टेलोसेंट्रिक, जिसको बोलते हैं अंत केंद्रीय, अंत केंद्रीय अवस्था। टेलोसेंट्रिक के अंदर सर जो ऊपर वाली छोटी भुजा होती है ना, तो सर वो पूरी छोटी भुजा ही गायब हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है उसमें, है ना, पूरी छोटी भुजा गायब हो जाती है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, यानी कि ऊपर वाला हमको ऐसे गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, और जब भी हमको ऐसे गुणसूत्र देखने को मिले तुरंत पहचान के उनका नाम बता देना, ठीक है। ए नंबर आपने क्या देखा? मेटासेंट्रिक देखा। बी नंबर क्या देखा? सब मेटासेंट्रिक देखा। 3 नंबर पे क्या देखा? एक्रोसेंट्रिक देखा। और ए बी 3 ए बी सी होगा भाई, ये सी बता भी नहीं सकते। डी में क्या देखा? टेलोसेंट्रिक देखा। इसमें लंबाई चौड़ाई जो है ना, शॉर्ट आर्म की और लॉन्ग आर्म की सेम रहती है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाती है, इसमें एकदम से कम है, इसमें पूरी गायब हो जाती है। जब ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले इसको बोल देंगे टीलोसेंट्रिक फेस का ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर है? इसको अपने कॉपी में तुरंत नोट करिए, ठीक है, तुरंत इस चीज को लिखिए। अब अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, देखिए लिखवा भी देता हूँ, लेकिन इसमें क्या ही लिखेंगे, चलिए लिखवा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए मेरे नोट्स में कुछ इसके बारे में लिख रखा है। हाँ, तो मेटासेंट्रिक में लिखिए कि इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु या उसके आसपास स्थित रहता है। लगभग ये वी आकार की आकृति बनाता है, वी आकार, ये देखिए लगभग ये वी आकार की आकृति बनाता है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के बाद सर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी कि इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से कुछ ही दूरी पर रहता है, परंतु दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, बस सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के बाद लिखिए एक्रोसेंट्रिक में इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र को 2 भागों में बांट देता है, परंतु आकृति अलग अलग होती है, एक्रोसेंट्रिक हो गया। चौथा नंबर लिखिए टीलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर ऊपर रहता है, यह आई के आकार का बनता है, ये क्षणनुमा गुणसूत्र होते हैं, इसको बोल देते हैं टीलोसेंट्रिक। बस हो गया, खत्म, ठीक है, खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया। मिटा दो इसको, मैं मिटाऊं? चलिए, कतई अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना।
इसको अपने नोट्स में बना लेना। और चैप्टर आज खत्म हो रहा है, नोट्स सभी बच्चे भेजेंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम चलाया करता हूँ रात के समय 9, 10, 11, 12 बजे तक, कभी कभी खोल लिया करता हूँ, टाइम मिल गया तो मेरे को, है ना। ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे, मैं छोड़ आई खुद को जहां पे, वो रह गया मोड़ पीछे। यार मेरे को नींद भी आ रही, सुबह 8 बज गया मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए क्रोमोसोम अब देखते हैं कि क्रोमोसोम के टाइप। क्रोमोसोम के यदि टाइप्स देखेंगे तो क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर ऑटोसोम, और सर एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सर एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो ऑटोसोम होता है उसको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम को सर लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। अलिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? तो अलिंग गुणसूत्र सर जीवों में, मनुष्यों के अंदर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं बस, ठीक है। अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र के अंदर जितनी सूचनाएं रहती हैं वो ये रहती कि जा हाथ कैसे बनाना है, सर कैसे बनाना है, उसकी नाक कैसे बनानी है, उसका पेट कैसे बनाना है, पैर कैसा बनाना है, और सब कुछ कैसे बनाना है। लेकिन तू लिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। लिंग बोले तो जेंडर के साथ, वो मेल पैदा होगी फीमेल पैदा होगी, इससे तेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए अलिंग गुणसूत्र होते कितने हैं, तो ये 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 22 जोड़ी, ठीक है। 44 गुणसूत्र टोटल होते हैं अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? ये सर लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। और लिंग गुणसूत्र के अंदर 2 चीजें देखने को मिलते हैं, एक यक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यक्स गुणसूत्र, और दूसरा है सर वाई क्रोमोसोम। यक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। सर यक्स क्रोमोसोम मादा को प्रदर्शित करता है, मादा युग्म उद्भिद को, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम नर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? बताइए। यक्स यक्स हुआ, फीमेल बोल दिए। मेल के लिए हमेशा एक्स वाई का प्रयोग करें। अब इससे एजाकुलेशन होगा यहां पर। अगर ये अपना यक्स क्रोमोसोम इसको देता है, ठीक है, अगर मेल यानी कि नर इसको यक्स क्रोमोसोम देता है तो क्या बनेगा? यक्स यक्स बनेगा, यानी कि गर्ल बनेगी। और अगर ये वाई क्रोमोसोम देता है तो यक्स वाई यानी कि बॉय बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, यक्स क्रोमोसोम मादा के लिए प्रदर्शित किया जाता है और वाई क्रोमोसोम नर के लिए प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हुआ आपका क्रोमोसोम का टॉपिक, खत्म हुआ है। क्रोमोसोम में ये दोनों के बारे में नहीं बताया गया था, ए नंबर बी नंबर के बारे में, ठीक है। इसको मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दिया हूँ ताकि आप भी इसको जानते रहें, ठीक है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माइक्रो बॉडी, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट बचता है एनसीईआरटी का, माइक्रो बॉडी यानी कि सूक्ष्म काय बोलते हैं हिंदी से। सूक्ष्म काय के अंदर एक खास बात होती है कि इसमें एकक कला पाई जाती है ना, ये एकक कला इसमें पाई जाती है। और सर ये गोलाकार
संरचना होती है। ठीक है, इसमें एकक कला पाई जाती है और ये गोलाकार संरचना होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रो बॉडी का निर्माण कैसे होता है ना, ये पैदा कैसे होती हैं, ये बनती कैसे है माइक्रो बॉडी, तो बोल देना चिल्ला के कि सर ER, वाह गालजी चाचा, चाचा नहीं यार, गालजी काय। ER बोले तो ER क्या होता है सर बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी काय, ठीक है, के टूटने से, जब छोटा छोटा ये लोग टूटते रहते हैं ना, टूटने से ही सर माइक्रोबॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोबॉडी का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ, हेडिंग डाल के लिख लो, टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडी 3 प्रकार के होते हैं, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरिसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और पेरिसोम, पेरिसोम, पेरोसोम। ठीक है, चलिए, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम हिंदी से भी लिख सकते हो, सी नंबर पेरिसोम। ठीक है, चलिए, इनके बारे में आपको उस बुक में नहीं मिलेगा, डिटेल बुक मेरे पास है, रेफरेंस वाली उसमें है, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। ठीक है, पेरोक्सीसोम के बारे में सबसे पहले मैं बोलना शुरू करता हूं। पेरोक्सीसोम क्या होता है? देखो, ये वे एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं, ये प्रकाश श्वसन करने वाले पौधों में पाए जाते हैं, जो फोटो रिस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, प्रकाश श्वसन की क्रिया करते हैं, उन पौधों में पाया जाता है। कौन? पेरोक्सीसोम। ठीक है, इस क्रिया में कुछ विशेष प्रकार के हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए पेरोक्सीसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनमें डाई एमिनो अम्ल, लिख लो, डाई एमिनो अम्ल, ऑक्सीडेज, कैटालेज, पर ऑक्सीडेज तथा ग्लाइकोलिक अम्ल ऑक्सीडेज अधिक मात्रा में तथा यूरेट ऑक्सीडेज कम मात्रा में पाया जाता है। बस हो गया, पेरोक्सीसोम खत्म। ठीक है, अब आओ ग्लाइऑक्सीसोम में। ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है सर? तो ग्लाइऑक्सीसोम दूसरी तरफ लिखा है, ये देखो, इतना रेफरेंस है बुक। ग्लाइऑक्सीसोम में लिख लो, यह भी एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। क्या होते हैं सर? एक परत वाले सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं, इनमें आइसोसिट्रिक लाइज, ठीक है, लिखो, आइसोसाइट्रिक लाइज, मिथेल सिंथिटेज, ठीक है, मिथेल मिलेट सिंथिटेज, ये भाई दिख नहीं रहा यार, हाँ अब दिख रहा है, मिलेट सिंथिटेज और साइट्रेट सिंथिटेज, ग्लाइकोकोलेट ऑक्सीडेज इत्यादि एंजाइम होते हैं। ये उन बीजों में पाए जाते हैं जिनमें वसा का कार्बोहाइड्रेट के रूप में रूपांतरण होता है। सर ये जो ग्लाइको ऑक्सीसोम होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उन बीजों में पाए जाते हैं जिनमें वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। वसा जो होती, जो लिपिड होता है, लिपिड का जब कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है, वहीं पर पाया जाता है कौन? ऑक्सीसोम। लास्ट पॉइंट बनता है हमारा पेरिसोम। ठीक है, स्फेरिसोम। स्फेरिसोम में क्या है? इसमें लिख लीजिए कि ये सूक्ष्म गोलाकार कण हैं जो एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे भागों के टूटने से निर्मित होते हैं। इनमें हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, स्टेरिएज, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि इनमें भी लाइसोसोम की तरह के एंजाइम होते हैं, किंतु ये जंतुओं के लाइसोसोम से भिन्न होते हैं। ये वसा पदार्थ को एकत्रित करके स्थानांतरण एवं उनके संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, वसा पदार्थ को क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, फिर उसका स्थानांतरित करते हैं, फिर उसका संश्लेषण करते हैं। कौन? स्फेरोसोम। बस हो गया, फाइनली आज आपका यहां पर टॉपिक हो गया खत्म। बस इसमें तो नहीं खत्म हुआ, रेफरेंस वाली में तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है ना, लेकिन आपका
आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आज आपका टॉपिक खत्म हो गया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये बता दीजिए। क्वेश्चन ये था, हम लोग ने पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, किस तरीके से पढ़ाएं, है ना, कितनी जल्दी हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। ये गाइडेंस आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।